नमस्कार देवी और सज्जनों, आकाशवाणी के प्रतिष्ठित सरदार पटेल स्मारक व्याख्यान में अपना विचार व्यक्त करने में मेरा अत्यंत सौभाग्य की बात है। जिस कार्यक्रम के साथ लोह पुरुष सरदार पटेल का नाम जुड़ा हो वे अपने आप में ही अहम हो जाता है। टुडे एज वी सेलिब्रेट द नेशनल यूनिटी डे, अ प्राउड नेशन सैल्यूट्स सरदार पटेल, द आर्किटेक्ट ऑफ यूनाइटेड इंडिया, a man with the nerves of steel whose pragmatism, grit and determination ensured the integration of more than 500 princely states with independent India. भाई और बहनों, आज जो नया भारत खड़ा है, जो लगातार अपने मजबूत कदमों से नए नए कीर्तिमान रच रहा है, उसकी बुनियाद सरदार पटेल की ही लोह सोच रही है। सोचिए, वे अगर नहीं होते तो सैकड़ों देसी रियासतों में विखंडित भारत कैसा होता। लोह पुरुष की इस पाती सोच ही थी कि आज आधुनिक भारत, एक भारत श्रेष्ठता के साथ दुनिया के सामने स्वाभिमान के साथ खड़ा है। सरदार पटेल दूरदर्शी थे। आज भारत पंच प्राण को प्रतिष्ठित करने में जुटा है। कुछ ऐसा ही सरदार पटेल ने आजादी के बाद एकीकरण के लिए किया था। पटेल की एक भारत की अवधारणा को सही मायने में नरेंद्र मोदी जी की अगुवाई वाली सरकार ने श्रेष्ठ भारत की सोच में बदला है। भारत को श्रेष्ठ बनाने की दिशा में पटेल के योगदान को सही तरीके से देश को नहीं बताया गया। अतीत में सिर्फ एक ही परिवार को ऐसे प्रतिष्ठित किया गया मानो पूरी स्वाधीनता आंदोलन उसी परिवार ने लड़ा था। लेकिन इतिहास गवाह है, जिस जगह उस परिवार ने हाथ डाला वह हिस्सा सही मायने में देश का अंग नहीं बन पाया। जम्मू कश्मीर की स्थिति इसका उदाहरण रही है। राष्ट्र के एकीकरण की जब भी चर्चा होती है, सरदार पटेल के प्रयासों का बार बार जिक्र आता है। विशेष रूप से जम्मू कश्मीर के विलय को लेकर भी देश बार बार पटेल को याद करता है, जिसकी जिम्मेदारी तत्कालीन प्रधानमंत्री पंडित नेहरू ने ली थी। इस मसले पर दोनों के विचारों पर लगातार बहस चलती रहती है। भारत में जम्मू कश्मीर के वास्तविक एकीकरण में संविधान के अनुच्छेद 370 बड़ी बाधा रही है। नरेंद्र मोदी जी की सरकार ने अनुच्छेद 370 को हटाया और 35A को खत्म करके सही मायने में सरदार पटेल के एक भारत श्रेष्ठ भारत के सपने को ही पूरा किया है। 75 साल बाद जम्मू कश्मीर आज विकास की राह पर अग्रसर है। ये एक ज्वलंत उदाहरण है प्रधानमंत्री की सबका साथ, सबका विकास, सबका विश्वास और सबका प्रयास के अवधारणा का। Ladies and gentlemen, today we are connected through the medium of All India Radio. What will be the role of India's public broadcaster in future India? What will be its form and shape? For this, also the foundation was laid by none other than Sardar Patel. Media is revered as the fourth pillar of democracy. This is also the contribution of Sardar Patel. Shaping up the media policy of independent India has been one of the major contributions. He was also the first information and broadcasting minister of the country. Today, as the information broadcasting minister, I can say Sardar Patel's vision is reflected in the role of Prasar Bharati, India's public broadcaster as well. The Iron Man of India was a firm believer that radio is the vehicle of national unity. आप जानते हैं कि आज़ादी के पहले भारत में सिर्फ 9 रेडियो स्टेशन थे, सिर्फ 9। बंटवारे के बाद उनमें से 6 दिल्ली, मद्रास, बम्बई, कलकत्ता, लखनऊ और तिरुचिरापल्ली ही भारत के हिस्से में आए थे। ये पटेल ही थे जिन्होंने तब रेडियो के तेज विस्तार की योजना बनाई। इसके तहत स्वाधीन भारत में 4 नवंबर 1948 को नागपुर में स्वाधीन भारत का पहला रेडियो स्टेशन शुरू कराया। लोह पुरुष के ही निर्देशन में जालंधर हो, जम्मू हो, पटना हो, कटक हो, गुवाहाटी हो, नागपुर हो, विजयवाड़ा हो या श्रीनगर, इलाहाबाद, अहमदाबाद या धारवाड़ और कोझिकोड हो, में रेडियो स्टेशन स्थापित किए गए। विदेशी कूटनीति के लिए भी रेडियो को एक बड़ा साधन पटेल मानते थे, इसलिए उन्होंने विदेशी भाषाओं में रेडियो प्रसारण की योजना बनाई। स्वाधीनता के पहले सिर्फ पश्तो में ही विदेशी प्रसारण होता था।
आज आकाशवाणी का विदेश सेवा प्रभाग सरदार पटेल की ही प्रेरणा से 12 विदेशी भाषाओं में लगातार प्रसारण कर रहा है, जिनके जरिए भारतीय संस्कृति और समाचारों को दुनिया भर में प्रसारित किया जा रहा है। रेडियो की भूमिका को वो किस तरह देखते थे, इसके लिए नागपुर रेडियो स्टेशन के उद्घाटन के मौके पर दिए गए उनके भाषण को आप देख सकते हैं, सुन सकते हैं। 4 नवंबर 1948 को इस रेडियो स्टेशन का उद्घाटन करते हुए पटेल ने कहा था, एंड आई लाइक टू कोट, मेरा मानना है कि आकाशवाणी संप्रेषण के सबसे सशक्त और विश्वसनीय माध्यम है। रेडियो देश की एकता और विकास में अहम भूमिका निभाएगा। रेडियो के इसी महत्व को देखते हुए उसके तेज विस्तार की योजना बनाई गई है। इसके लिए जरूरी तकनीकी सरंजाम विदेशों से मंगाए जा रहे हैं। इन सामानों के आने में देर होगी, फिर भी रेडियो का तेज विस्तार किया जाएगा। इस मौके पर मैं प्रबुद्ध लोगों से अपील करता हूं कि आम लोगों को रेडियो के प्रति सहज बनाने के लिए कोशिश करें। आई अनकोट। भाई और बहनों, सरदार पटेल बेहद दूरदर्शी थे। ये देश का दुर्भाग्य रहा कि आज़ाद भारत को सजाने के लिए उन्हें कम मौका मिला है। आज़ादी के फौरन बाद चीन को लेकर तब के नेताओं ने कुछ गलतियां की। सरदार पटेल उसे समझ रहे थे, वह चीन के भावी खतरे को देख रहे थे। यह अलग बात है कि हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने उन गलतियों को सुधारने की कोशिश की है। हमारी सेनाओं ने चीन को माकूल जवाब दिया है। इस मौके पर सरदार पटेल के उन शब्दों को हमें याद करना चाहिए जो उन्होंने चीन की नीतियों को लेकर कहे थे। 7 नवंबर 1948 को उन्होंने तत्कालीन प्रधानमंत्री जवाहरलाल नेहरू को एक चिट्ठी लिखी थी और मैं उसके कुछ अंश उद्धृत कर रहा हूं। पटेल ने चिट्ठी में लिखा था, चीनी सरकार ने शांतिपूर्ण इरादाओं की अपनी घोषणाओं से हमें भुलावे में डालने का प्रयत्न किया है। करुणता तो ये है कि तिब्बतियों ने हम पर भरोसा रखा, हमारे मार्गदर्शन में चलना पसंद किया और हम उन्हें चीनी कूटनीति के जाल से बाहर निकालने में असमर्थ रहे। इतिहास गवाह है कि उनकी चेतावनी को अनसुना कर दिया गया और फिर 1962 में जो हुआ वह इतिहास में दर्ज है। लेकिन अब हालात बदल चुके हैं। हमारी सरकार पटेल के इन शब्दों को हर पल याद रखती है। यही वजह है कि अब भारत की ओर आंख उठाकर देखने की किसी की हिम्मत नहीं है। मित्रों, सरदार पटेल के रहते ही हैदराबाद में आतंक की साजिश रची गई थी और आगे नक्सलवाद भी देश के लिए बड़ी समस्या बनकर उभरा। जम्मू कश्मीर में आतंकवादी गतिविधियां और देश के कुछ हिस्से में वामपंथी अतिवाद से कुछ युवाओं गुमराह हो जाते हैं। नरेंद्र मोदी की अगुवाई वाली सरकार का लक्ष्य है युवाओं को गुमराह होने से बचाना, आतंकवादियों से देश को हर नागरिक की हिफाजत करना। इसके लिए हमने गंभीर कदम उठाए हैं। इसका असर है कि अब वामपंथी अतिवाद काबू में है, उसका दायरा लगातार सिमटता जा रहा है। अगस्त सितंबर के महीने में हमने देखा कि किस तरह झारखंड और छत्तीसगढ़ की सीमा पर सुरक्षा बलों ने वामपंथी अतिवाद मुक्त भारत की परिकल्पना की। सीआरपीएफ के हमारे जवानों ने माओवादी चरमपंथियों के ठिकानों को नष्ट कर बड़ी सफलता हासिल की। जम्मू कश्मीर का आतंकवाद भी अब काबू में है। इसकी वजह से राज्य में निवेश बढ़ रहा है, यहां सामान्य जनजीवन पटरी पर लौट रहा है। कुछ साल पहले तक जम्मू कश्मीर में तिरंगा फहराने के लिए सोचना भी मुश्किल था, लेकिन आतंकवाद पर हमारी सरकार की कार्रवाइयों ने जम्मू कश्मीर के लोगों में नया आत्मविश्वास भरा है। लोग सरकार के साथ खड़े हो रहे हैं। प्रधानमंत्री ने जब इस साल 15 अगस्त को हर घर तिरंगा फहराने की अपील की थी, उसमें जम्मू कश्मीर के लोग भी पूरी तरह शिद्दत के साथ जुड़े। हम कह सकते हैं कि राष्ट्रीय एकता के सूत्रधार लौह पुरुष को यह हमारी सरकार की ओर से विनम्र श्रद्धांजलि है। भाई और बहनों, आज़ादी के कुछ साल बाद से ही उत्तर पूर्व भी अतिवादियों के निशाने पर है। हमारे लिए ये चिंता की बात होनी चाहिए थी कि जिस भूमि से भगवान कृष्ण की पटरानी देवी रुक्मणी आती है, उस उत्तर पूर्व की धरती हिंसा के साए में पल रही थी। सरदार पटेल अगर होते तो वह उत्तर पूर्वी राज्यों में होने वाली हिंसक घटनाओं से विचलित जरूर होते। साल 2014 में
केंद्र की सत्ता संभालते ही नरेंद्र मोदी की सरकार ने तय किया कि उत्तर पूर्व को संभालकर और उनको मुख्य धारे में लाना है, वहां आतंकवाद का खात्मा करना है। इस सिलसिले में हमने नागा शांति समझौता किया, बोडोलैंड के आंदोलनकारियों से समझौता किया गया, उत्तर पूर्व को रेल नेटवर्क से जोड़ने की तैयारियां युद्ध स्तर पर चल रही है। इसका असर यह हुआ कि उत्तर पूर्व के लोग मुख्यधारा से खुद को जुड़ा महसूस कर रहे हैं। हमारी सरकार ने हर घर जल की जो योजना शुरू की है, उत्तर पूर्व के राज्यों में भी इसे बहुत सफलतापूर्वक लागू किया जा रहा है। अब हमारी उत्तर पूर्व की माताओं और बहनों को पानी के लिए पहाड़ियों से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा। अब उनके घर में ही पानी पहुंचेगा और पहुंच भी रहा है। फ्रेंड्स, Sardar Patel played an important role in the making of the Constitution. He had a dream that every citizen of the country should be empowered. He was the first Information Broadcasting Minister of India. It is a privilege that Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi has given me the responsibility of this ministry. Sardar Patel wanted to see that every citizen of the country has the basic amenities of life. Under the dynamic leadership of our Prime Minister Narendra Modi, a series of measures has been taken. Banking the unbanked, the initiative of providing the banking facility to every citizen and the resultant financial inclusion has been a success story. Today, we have more than 47 crore Jan Dhan accounts across the country. More than 175 lakh crore rupees of hard-earned savings have been deposited in these accounts. Through these accounts, the benefits of the government schemes are reaching out directly to the people. मित्रों, हमारा देश खेती किसानी वाला रहा है। आज भी खेती किसानी हमारी अर्थव्यवस्था की प्रमुख रीढ़ है, लेकिन किसानों की सही मायने में देखभाल कम ही की गई। केंद्र की सत्ता संभालते प्रधानमंत्री मोदी जी ने किसान सम्मान निधि के जरिए किसानों को अब तक 12 किश्तों में 2,16,000 करोड़ से ज़्यादा रकम की मदद की जा चुकी है। जी हाँ, 2,16,000 करोड़ से ज़्यादा की मदद की जा चुकी है। इससे किसानों की ज़िंदगी में खुशहाली लाने में मदद मिल रही है। हमारी सरकार ने औद्योगिकरण को बढ़ावा देने के लिए मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत योजनाओं को शुरू किया। प्रधानमंत्री मोदी जी का सपना है देश को $5 ट्रिलियन की इकॉनमी बनाना। इसके लिए हमारी सरकार ने कई कदम उठाए हैं। हमने बुनियादी सुविधाएं बढ़ाने के लिए 100 लाख करोड़ रुपए से ज़्यादा का निवेश किया है। आज का भारत ईज ऑफ डूइंग बिजनेस से ईज ऑफ लिविंग की ओर बढ़ रहा है। हमने कारोबारी सुगमता का माहौल बनाने के लिए जिला स्तर तक के लिए जोरदार प्रयास किए हैं। हमारी सरकार ने विदेशी निवेश की सीमा को आसान बनाने की कोशिशें भी की हैं। मेक इन इंडिया को बढ़ावा देने के लिए कच्चे माल पर सीमा शुल्क कम कर और तैयार सामान पर आयात सीमा शुल्क बढ़ाने की दिशा में भी कदम उठाए गए हैं। इसके साथ ही नए उद्यमियों और स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए केंद्र सरकार ने सालाना 2,500 करोड़ रुपए की एक आरंभिक निधि की स्थापना की है। स्टार्टअप्स के लिए ऋण उपलब्ध कराने की दिशा में आगे बढ़ते हुए बैंकों और अन्य उधारदाताओं को प्रोत्साहित करने के लिए राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्ट कंपनी के माध्यम से क्रेडिट गारंटी तंत्र की स्थापना की गई है। सिडबी के माध्यम से सालाना 500 करोड़ के बजट का प्रावधान किया है। इसके साथ ही स्टार्टअप में निवेश को बढ़ावा देने के लिए उन्हें कैपिटल गेन में छूट दी है। स्टार्टअप के मुनाफे को 3 वर्ष के लिए करों से मुक्त कर दिया गया है। हमारी सरकार ने उन्हें बाजार मूल्य पर निवेश में टैक्स छूट भी दी है। इसका ही असर है मित्रों कि आज भारत अमेरिका और चीन के बाद दुनिया का तीसरा स्टार्टअप केंद्र बना है। आज देश में 75,000 से ज्यादा स्टार्टअप्स हैं। इनमें 105 यूनिकॉर्न हैं, जिनमें से 44 वर्ष 2021 में स्थापित किए गए। यानी कि आपदा के समय भी भारत के 60 हमारे स्टार्टअप्स यूनिकॉर्न का दर्जा प्राप्त किए। दिलचस्प है कि आईटी, कृषि, विमानन, शिक्षा, ऊर्जा और स्वास्थ्य और अंतरिक्ष जैसे क्षेत्रों में भी स्टार्टअप्स उभर रहे हैं। जब दुनिया की अर्थव्यवस्थाएं लड़खड़ा रही थी, तब आर्थिक मोर्चे पर हमारे
इन सटीक कदमों की वजह से ही हम तेजी से विकसित अर्थव्यवस्था वाले देश बनने की दिशा में आगे बढ़ रहे हैं। हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से दुनिया की 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं। जी हाँ, इंग्लैंड को पीछे छोड़कर भारत 5वें नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुका है। टुडे इंडिया इज विटनेसिंग ऑल राउंड डेवलपमेंट, बी इट्स द स्मॉल, medium or the large industries. They are expanding. Vocal for local is the mantra, and it has given a fillip to Atmanirbhar Bharat. From highway to highways, there has been a phenomenal growth over the past 8 years. Whether it is road or rail, aviation or shipping, India is on expansion spree. With state-of-the-art technology, which has not only increased our efficiency and output, but also added to the ease of living for millions across the country. As a global IT hub, India's software talent has made big inroads in the sectors of artificial intelligence, robotics, nanotechnology, and the genetic sequencing. In a way, India is showcasing its potential as a role model for the entire world. UPI भीम और डिजिटल इंडिया के भुगतान का दायरा दुनिया में सबसे बड़ा है। डीबीटी के जरिए ऑनलाइन राशि के हस्तांतरण से बिचौलियों की बोलती बंद हो गई है। भ्रष्टाचार को जड़ से खत्म करने की मुहिम जारी है। आम आदमी आज टेक्नोलॉजी के जरिए सुविधाएं आसानी से हासिल कर रहा है। लोगों के लिए और लोगों के द्वारा, लोगों की ही हमारी सरकार ने समावेशी, सक्षम और समर्थ भारत के लिए अनेक पहल की है, जो मील का पत्थर साबित हो रही है। अब आप हाल ही के दिनों में कोविड महामारी के खिलाफ उठाए गए कदमों की ही बात अगर करें, जहां त्वरित गति से कार्रवाई हुई, आज देश में सबसे बड़े टीकाकरण अभियान से हमारी जनता का प्रतिरक्षण कोविड-19 के खिलाफ संभव हो सका है। आत्मनिर्भर भारत की पहल ने स्थानीय उद्योगों और खास तौर पर लघु और मध्यम उद्योगों में नई जान डाल दी है। हम आज रिकॉर्ड स्तर पर अनाज का उत्पादन कर रहे हैं। भंडारण और विपणन के इंतजाम व्यापक स्तर पर किए गए हैं। हर घर जल की अभिनव परिकल्पना से दूर दराज के इलाकों में आज साफ पीने के पानी की व्यवस्था हो पाई है। इसका दायरा लगातार बढ़ता जा रहा है। मैंने आज आपको इस अवसर पर कुछ कदमों की वानगी पेश की है। हमारा कारवां बढ़ता ही रहेगा। मित्रों, सरदार पटेल भारत के हर नागरिक को देश के प्रति जिम्मेदार बनाने में विश्वास रखते थे। वे चाहते थे देश का एक एक व्यक्ति अपनी जिम्मेदारी को समझे और भारतीय राष्ट्र के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध हो। उन्होंने 1946 में कलकत्ता की एक सभा को संबोधित करते हुए कहा था, यह हर एक नागरिक की जिम्मेदारी है कि वह ये अनुभव करे कि उसका देश स्वतंत्र है और उसकी स्वतंत्रता की रक्षा करना उसका कर्तव्य है। हर एक भारतीय को अब ये भूल जाना चाहिए कि वह एक राजपूत है, एक सिख है या जाट है। उसे याद होना चाहिए कि वह एक भारतीय है और उसे इस देश में हर अधिकार है, पर कुछ जिम्मेदारियां भी हैं। यही नहीं, सरदार पटेल की और एक बात अहम है, शक्ति के अभाव में विश्वास व्यर्थ है। विश्वास और शक्ति दोनों किसी महान काम को करने के लिए आवश्यक है। आज भारत उनके ही बताए रास्ते पर आगे बढ़ रहा है। वह अपनी शक्ति को अर्जित कर रहा है। यही वजह है कि अब हमारी बात पूरी दुनिया में पूरे भरोसे के साथ सुनी जाती है। हम आज विश्व गुरु बनने की ओर अग्रसर हो रहे हैं। मित्रों, मुझे बताया गया है कि भारत के लोक सेवा प्रसारक आकाशवाणी द्वारा भारत की एकता के संरचनाकार सरदार वल्लभ भाई पटेल के सम्मान और उनकी स्मृति में उनकी जयंती पर 1955 से हर साल 31 अक्टूबर को यह प्रतिष्ठित व्याख्यान आयोजित किया जा रहा है। मुझे यह भी पता चला है कि लौह पुरुष के सम्मान में आयोजित होने वाले इस व्याख्यान की शुरुआत महान स्वाधीनता सेनानी और स्वाधीन भारत के पहले भारतीय गवर्नर जनरल सी राजगोपालाचारी जी ने की थी। मुझे यह भी पता चला है
कि पूर्व राष्ट्रपति डॉक्टर जाकिर हुसैन, पूर्व प्रधानमंत्री मोरारजी देसाई, डॉक्टर एम.एस. स्वामीनाथन, डॉक्टर ए.पी.जे. अब्दुल कलाम और महान वैज्ञानिक के कस्तूरीरंगन, जयंत नार्लिकर जी, कानूनविद नानी एस पालकीवाला और अरुण जेटली जी जैसी महान हस्तियों ने इस मौके पर अपने अनमोल विचार व्यक्त किए हैं। इनकी परंपरा में मुझे इस कार्य के लिए चुना जाना मेरे लिए गौरव का क्षण है। इसके लिए मैं प्रसार भारती और आकाशवाणी को हृदय से आभार व्यक्त करना चाहता हूं। मित्रों, आप जानते हैं हमारा देश विविधताओं से भरा पड़ा है। हमारी भाषाएं कई हैं, हमारा पहनावा और खान पान अलग अलग है। इसके बावजूद हम एक हैं, हमारी संस्कृति एक है। सरदार पटेल मानते थे कि देश की एकता के लिए हमारी संस्कृतियों, भाषाओं और लोगों को एक दूसरे के नज़दीक लाना जरूरी है। और इसको ध्यान में रखते हुए हमारे प्रधानमंत्री मोदी ने सरदार पटेल की 140वीं जयंती पर साल 2015 में एक भारत श्रेष्ठ भारत की शुरुआत की। एक भारत श्रेष्ठ भारत एक ऐसी पहल है जिससे एक राज्य के लोग दूसरे राज्य की संस्कृति, लोक कला और परंपराओं से रूबरू हो सकें। इसके तहत उत्तराखंड को जहां कर्नाटक से जोड़ा गया है, तो गोवा को झारखंड से ऐसे ही राज्यों की युगलबंदी की गई है ताकि वहां के लोग एक दूसरे के नज़दीक आ सकें, भारत की एकता को मजबूत कर सकें। सरदार पटेल ने एक एक ईंट जोड़कर भारत का निर्माण किया है और आज की हमारी ब्यूरोक्रेसी भी उन्हीं की देन है। जर्मन राजनीति विज्ञानी मैक्स वेबर ने नौकरशाही को लोकतंत्र का एक स्टील फ्रेम कहा है। ब्रिटिश नौकरशाही सिर्फ स्टील फ्रेम थी, भारतीय नहीं थी। पटेल ने उसे भारतीय और सेवाभावी बनाने का प्रयास किया। उनकी ही प्रेरणा से आज नरेंद्र मोदी जी के शासनकाल में नागरिक सेवाओं को सर्वोपरि माना जा रहा है। अब हमारी सरकार मानती है कि लास्ट माइल डिलीवरी का कोई विकल्प नहीं है। फ्रेंड्स, सरदार पटेल had vowed on 13th November 1947 to reconstruct the Somnath temple and restore its glory. In keeping with his ideas, Prime Minister Narendra Modi has led from the front, and from Somnath temple to Kashi Vishwanath corridor, project to Mahakal Ujjain to the Grand Ram Mandir in Ayodhya have been reconstructed and transformed. From the Char Dham Yatra to the Ramayana circuit to the Buddhist circuit, India's rich cultural heritage, ethos and spiritual values are an embodiment of its tenets of unity in diversity. As the proud nation celebrates Azadi Ka Amrit Mahotsav, our culture, linguistic, literary and cinematic prowess stand out. It has been a befitting tribute to our world of cinema that India was the country of honor at the 75th Cannes Film Festival this year. We are out to showcase India as the content hub of the world at the IFFI Goa and other global events. In the sporting arena, the whole new generation of sporting icons have emerged thanks to the efforts put forward by all the stakeholders. India made a record haul of medals in Tokyo Olympics, and for the first time we had a gold medal in javelin throw with a stellar performance by none other than Neeraj Chopra. Ace shuttlers PV Sindhu and Lakshya Sen were crowning glories for India. A young resurgent sporting India is here to prove जो फिट है वो हिट है। मित्रों, सरदार पटेल का एक कथन मुझे याद आ रहा है। उन्होंने कहा था, काम करने में तो मजा ही तब आता है जब उसमें मुसीबत होती है। मुसीबत में काम करना बहादुरों का काम है, मर्दों का काम है। कायर तो मुसीबतों से डरते हैं, लेकिन हम कायर नहीं, हमें मुसीबतों से डरना नहीं चाहिए। हमारा भी यही ध्येय है। चुनौतियों से जूझते हुए सरदार पटेल के सपनों के मुताबिक एक भारत श्रेष्ठ भारत का निर्माण। Friends, I would like to sum up with this edition of Sardar Patel Memorial Lecture by recollecting our Prime Minister's tributes to the Iron Man of India.
and I quote, Sardar Patel always wanted India to be capable, inclusive, sensitive, alert, humble and developed. Sardar Patel does not just live in history but in the hearts of all Indians. I unquote. आभार, जय हिंद, जय भारत.